इंडिया बोले में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। इंडिया बोले में आज बात भारतीय रेलवे की। हाल ही में रेलवे मंत्रालय ने स्पीड बढ़ाकर 48 ट्रेनों को सुपर फास्ट बनाया है। अब इन रेलगाड़ियों में थर्ड एसी के लिए 75 रुपये ज़्यादा चुकाने होंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि ट्रेनों की स्पीड में इजाफा महज 5 किलोमीटर का हुआ है। यानी किराया तो बढ़ा लेकिन सुविधा ना के बराबर। डायनामिक फेयर प्राइस पहले से मौजूद है। वैसे मामला यहीं खत्म नहीं होता। उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा धुंध की चपेट में है और आने वाले दिनों में कोहरे की गिरफ्त में होगा। ऐसे में समय पर रेल यात्रा पूरी हो सके, इसके लिए सालों से एंटी फॉग डिवाइस लगाने की बात होती रही है। लेकिन ताज़ा आंकड़े निराश करते हैं। अब तक सिर्फ 1381 ट्रेनों में ही एंटी फॉग डिवाइस लगाए जा सके हैं। ये उस रेलवे की तस्वीर है जहां हर रोज़ 18,000 से ज़्यादा ट्रेन चलती हैं। सवाल सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दे का है। मसलन रेल हादसों में हर दिन 70 से ज़्यादा मौत होती हैं। सवाल बजटीय आवंटन पर है, सरकारों की प्राथमिकता पर है। तो क्या वाकई मोदी का मिशन 2020 सफल हो सकेगा? तो क्या वाकई अगले 3 सालों में रेलवे से जुड़ी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? क्या वाकई रेलवे के अच्छे दिन आने वाले हैं? यही सब कुछ समझने की कोशिश आज इंडिया बोले में। और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज गैरोला जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता वंदना सिंह जी जुड़ रही हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता राजीव जेटली साहब। साथ ही साथ वीके अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सदस्य रह चुके हैं रेलवे बोर्ड के। हमारे साथ वीके दत्त साहब भी जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। आप एडिशनल मेंबर रह चुके हैं रेलवे बोर्ड के। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता राजीव त्यागी जी और के श्रीवास्तव साहब। आप भी रेलवे बोर्ड में सदस्य रह चुके हैं। और इन तमाम खास मेहमानों से सवाल करने के लिए देश की युवा पीढ़ी मौजूद है। उनके ढेरों सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश होगी। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ट्रेन लेट है और मुसाफिर परेशान। कभी 10-10 घंटे ट्रेन लेट तो कभी ट्रेन रद्द। रेलवे स्टेशन पर लंबा हो रहा है मुसाफिरों का इंतजार। तो बहुत ज़्यादा हो रही है। ट्रेन कितनी लेट हो रही है तो कहना बड़ा मुश्किल है। राइट टाइम से 4 घंटा 5 घंटा 8-8 10-10 घंटे तक लेट हो रही है, इसलिए हमें बहुत परेशानी हो रही है। अभी घने कोहरे का आगाज नहीं हुआ है तो ये आलम है। लेकिन क्या आप समय से यात्रा करें, इसके लिए क्या वाकई रेलवे गंभीर है? एक आंकड़े पर गौर करते हैं। 2016-17 के रेल बजट में 5000 एंटी फॉग डिवाइस का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन अब तक मात्र 1381 एंटी फॉग डिवाइस लगे हैं। एक और सवाल रेल सुरक्षा का है। मुंबई में एलिफिंस्टन फुटओवर ब्रिज हादसे के बाद एक और हादसा हुआ है। टिकट लाइन में खड़े यात्रियों पर छत का स्लैब गिरने से 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। रेल हादसों के आंकड़ों पर गौर करें तो 2012 से 2017 के बीच रेल हादसों में 1011 मौत हुई। हादसे की वजह से मुंबई में हर दिन औसतन 9 लोगों की जान चली जाती है। रेलवे मुसाफिर किराए में बढ़ोतरी तो कर रहा है, लेकिन न सुविधाएं बढ़ रही हैं और न ही रेल सेफ्टी के लिए तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और चर्चा की शुरुआत करते हैं राजीव जेटली साहब। आप 48 ट्रेनों को एक साथ सुपरफास्ट की कैटेगरी में ला देते हैं और थर्ड एसी का किराया 75 रुपये बढ़ता है, लेकिन स्पीड बढ़ती है 5 किलोमीटर। क्या ये वाकई जनता के साथ न्याय है? देखिए, जब हम बात ट्रेनों की कर रहे हैं और किलोमीटर के हिसाब से आप किराए को नहीं माप सकते हैं। अगर आपने किराए को मापना है तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से मापना पड़ता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो देखिए लगभग 3000 ब्रॉडगेज लाइनें कमीशन की गई। ये पहली बार हुआ इतिहास में, इससे पहले नहीं होता था ऐसा। इतनी बड़ी फिगर नहीं लेकर आ पाए थे। लगभग 2000 ब्रॉड लाइन्स जो सी हैं, जो जिसकी एवरेज कभी कभी 1500 किलोमीटर रहा करती थी, वो 2000 पे हमने पहुंचाई है। ये पैसा वहाँ जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रीफाइड किया 3000। 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ने के बदले 75 रुपये ज़्यादा किराया, क्या ये जायज़ है? मैं यही बात बोल रहा हूँ कि 3000 किलोमीटर आरकेएम को कि इलेक्ट्रीफाइड किया गया। ये अभी हम पैसे की जब बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर साथ में चलना पड़ता है। और इलेक्ट्रीफाइड जो किया, ये भी इतिहास बनाकर हमने दिखाया 3 सालों के अंदर। और अगर हम फाइबर ऑप्टिक की बात करते हैं, दूर दराज के गाँव में हमने फाइबर ऑप्टिक लेके जाना है, उसके लिए भी ऑलमोस्ट 1000 आरकेएम की हमारी स्पीड रही है। अगर ये सारी बातें केवल आप किराए से जोड़कर देखे चलेंगे तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें साइड में रखना पड़ेगा। राजीव त्यागी साहब की बात करते हैं, जेटली साहब कह रहे हैं कि देखिए रेलवे की तस्वीर अगर बदलनी है, सुधारना है रेलवे को, तो किराया बढ़ाना होगा। इस तर्क से सहमत हैं आप क्या? देखिए, मैं इनके तर्क से इसलिए सहमत नहीं हूं कि मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा और जेटली साहब अगर सत्य बोलेंगे उन आंकड़े को काट दें। विगत 2016-17 जिस वो वेब चल रहा है, उसमें अगर आप देखें
तो 195 नागरिकों की मौत हो चुकी है रेलवे एक्सीडेंट्स में, और पिछले 3 साल में 240 बड़े रेल हादसे हो चुके हैं, जो कि पिछले 10 साल के अगर तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए मौतों का विशेष रूप से, तो पिछले 10 साल में एक दशक में सबसे ज़्यादा है। 1,42,000 पद खाली हैं रेलवे में। तो मेरा कहना यही है जेटली साहब से कि जेटली साहब कृपया इन पदों को भरिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि इन पदों को भरने के लिए राजस्व तो इसी तरीके से जुटाया जाएगा, और वही काम सरकार कर रही है, रेलवे मंत्रालय कर रहा है। त्यागी जी, देखिए, राजस्व की अगर बात करेंगे अनुराग जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। रेलवे को हमारे समय में जब रेलवे को 100 पैसे कमाने होते थे तो 90 पैसे खर्च करने पड़ते थे और 100 पैसे कमाता था रेलवे। आज के समय में 100 पैसे कमाने के लिए रेलवे को 109 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। रेलवे क्या आपने किराया बढ़ाने के बाद सुविधाएं कहां दी लोगों को? सुविधा किस तरह से देंगे? सवाल है आपका, मैं लौटूंगा आपके पास। जेटली साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन के श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव साहब, आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे दर्शकों की जानकारी के लिए भी कि ये जो किराया बढ़ता है इसका यही फॉर्मूला होता है क्या? और जिस तरीके से कुछ ट्रेनों को आप सुपरफास्ट की कैटेगरी में ला देते हैं, किराया प्रत्यक्ष तौर पर बढ़ा देते हैं, क्या यही रास्ता होता है रेलवे के सामने? देखिए, ऐसा है कि सुपरफास्ट ट्रेन की डेफिनेशन रेलवे ने बनाई हुई है। जिन गाड़ियों की एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है जी, वो सुपरफास्ट कही जाती हैं, उस पर सुपरफास्ट चार्ज लगता है। तो ये जो गाड़ियों की स्पीड बढ़ाई गई है, किसी की 5 बढ़ी हो, 4 बढ़ी हो, जो 55 किलोमीटर से कम की स्पीड पे उस पर सुपरफास्ट चार्ज नहीं लगता है। जिनकी स्पीड 55 किलोमीटर से ऊपर आ जाती है उस पर सुपरफास्ट चार्ज लगता है। ये डेफिनेशन है जी। तो आप इसको इसके परिप्रेक्ष्य में देखें। ठीक है, आप करें कि तो गाड़ियों को स्पीड अप करेंगे, आप करें तय मानक उसी के आधार पर आगे चलते हैं। लेकिन दत्त साहब, एक सवाल मेरा आपसे, बड़ा बुनियादी सवाल है कि आपने सुपरफास्ट की श्रेणी में ला दिया, आपने स्पीड भी बढ़ा दी, किराया भी बढ़ा दिया, क्या इसके साथ ये भी सुनिश्चित हो जाता है कि ज़्यादा किराया देकर अब उस सुपरफास्ट ट्रेन में सफ़र करने वाला यात्री समय से पहुंच जाएगा अपने घर? देखिए अनुराग जी, 2 प्रश्न है इसमें। जो नेटवर्क है हमारा, क्षमता है, आज़ादी के जो आपका वाइट पेपर कहता 26% नेटवर्क बढ़ा, 1600% पैसेंजर बढ़ गए और 1300% फ्रेट बढ़ गए। ये तो कई क्षमता विस्तार है कि यहाँ तक पहुँच गए। और अगर आप जो रेलवे का शेयर था जो 80% था 50 में, अब घट के 10% रह गया है। अगर वो बढ़ने देते तो 30 गुना ये बढ़ते। तो जब क्षमता नहीं है तो उस हिसाब से तो समस्या आएगी। अगर जितनी क्षमता है सिस्टम, उससे ज़्यादा गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे, आप क्षमता विस्तार नहीं करेंगे तो गाड़ियाँ लेट होंगी। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में अग्निहोत्री जी, एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, मतलब जो यात्री है वो ज़्यादा किराया तो दे देगा, लेकिन इस बात की गारंटी अभी भी उसके सामने नहीं होगी कि ट्रेन समय से पहुँच सकेगी, और क्या वाकई वो स्पीड कायम रह पाएगी? जैसे दत्त साहब ने बोला, एक प्रिंसिपल होता है कि कोई भी सिस्टम है जिसमें कोई सर्विस दी जा रही है, अगर उस सिस्टम को 70% से ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो वो कभी एफिशिएंटली नहीं चलेगा। तो हम लोग तो 120 और 140% इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो आपने तो शुरू से ही उसको मतलब फेल करने के लिए बनाया हुआ है। आप 70 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, यही थ्योरी है, क्यूइंग थ्योरी कहलाती है। ठीक। जब और जैसा मनोज गेरोला साहब, जैसा अग्निहोत्री जी कह रहे हैं, जैसा दत्त साहब कह रहे हैं और जैसे श्रीवास्तव जी ने समझाया, तार्किक बातों के आधार पर ही कहा जा सकता है कि रेलवे की जो दुर्दशा है उसके लिए सिर्फ जेटली जी से सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। जी हाँ, ऐसा है कि अगर आप देखिए बेसिक जो इशू क्या है, बेसिक इशू ये है कि रेलवे नेटवर्क में जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था उतना इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है। जिस तरीके से अभी बताया कि रेलवे नेटवर्क जो में है उसमें सिर्फ 24% ही वो नया लगा है, जबकि जो यात्री और जो फ्रेट है वो कहीं ज़्यादा बढ़ गया है जी। तो अब ऐसे अब देखिए कि जब अब अच्छा 2012 में अनिल काकोडकर कमेटी बनी थी, उसने सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कुछ अपने रिकमेंडेशंस दिए थे और ये बोला था कि अगर ये रिकमेंडेशंस हो जाते हैं तो उसमें फिर सारे का सारे जो एक्सीडेंट अभी होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी, और उसमें जो टोटल कॉस्ट था उनका 1 लाख करोड़ के करीब होना चाहिए था। दूसरा मैं एक डेटा और दूंगा, UPA 1 के टाइम पे जो पर एनम जो औसत था एक्सीडेंट्स का वो था करीब 215-220 का। UPA के 2 के टाइम ये कम होके हो गया था 135 पर एनम। NDA का जो 3 साल है, 3 साल में ये कम होके 105 के करीब हो गया है। तो अब जहाँ तक से ये डेटा एक्सीडेंट्स का है तो इसमें तो कोई शक नहीं कि रेलवे में सेफ्टी की हालत कंपैरेटिवली ठीक, दिन प्रतिदिन ठीक
ठीक है, लेकिन गेरोला साहब, जिस रफ्तार से यूपीए 1 के मुकाबले यूपीए 2 में हालत सुधरी, आंकड़े बता रहे हैं कि उस तरीके से स्थितियां एनडीए के इन 3 साल में नहीं सुधरी। नहीं, ऐसा है। देखिए, कोशिश तो कम से कम इस डायरेक्शन में है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यूपीए 1 और 2 के बीच में तो ये था कि यूपीए 1 और 2 के बीच में जो आंकड़े इतने ज़्यादा सामने हैं जी, वो बेसिकली इसलिए है कि कुछ टेक्नोलॉजी उस टाइम पर आई थी। ठीक है, तो उस कारण से बिल्कुल। लेकिन अभी बात सुविधाओं की करते हैं, और वंदना सिंह जी, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, हम वेलफेयर स्टेट हैं। रेल मंत्री जब भाषण पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि इस लोकतांत्रिक मुल्क में लोक कल्याण की भावना को आगे बढ़ाते हुए हम रेल बजट पेश कर रहे हैं। क्या ये प्राथमिकता में हो सकता है कि देखिए साहब, कमाई भी इन्हीं से करनी है, किराया हमें बढ़ाना है, फिर उस लोक कल्याण की भावना का मतलब क्या रह जाता है? वंदना सिंह जी। मुझे ये सब सुनकर, ये तर्क वितर्क, मैथिली शरण जी की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। हम क्या थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें सब मिलके ये समस्याएं सभी। रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यात्रियों की ज़रूरतों को पूरा करना है और उनकी सुरक्षा सुविधा को लेकर है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। कई कमेटियां बनती हैं लेकिन उसका कुछ हल नहीं निकलता है जी। अगर आप 2015 का आंकड़ा देखें तो उसमें रेल हादसों में 26,000 से ऊपर लोगों की मौतें हुई हैं हर दिन, औसतन 70। 2014 में अगर आप देखें 17,000 के ऊपर लोगों की मौतें हुई हैं जी। सिर्फ आप अगर मुंबई को ही ले लें, वहाँ कम से कम औसतन जो है 9 लोगों की मृत्यु होती है रोज़। इन सब का हल कहीं ना कहीं तो निकलना चाहिए। हम हर चीज़ को राजनीतिक उसमें लेकर नहीं तौल सकते हैं। 3 साल से ज़्यादा लंबा वक्त बीत चुका है। रेलवे में सुविधाओं की बात जब आप करते हैं तो अभी भी बड़ा सवाल सामने आता है, और जो बात त्यागी जी कह रहे हैं वो बड़ी बुनियादी बात है कि 3.5 साल में क्या बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जा सकती थी? क्या ये रॉकेट साइंस है? बिल्कुल सही बात कही आपने। मैंने सबसे पहले जब चर्चा की शुरुआत करी थी कुछ कंपैरिजन रखे थे। कंपैरिजन इसलिए रखे थे कि हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 1552 किलोमीटर के हिसाब से ब्रॉडगेज लाइनें, और जब इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं तो कहाँ 1500 किलोमीटर पे हमारे 1200 किलोमीटर के हिसाब से चला करती थी। क्या वजह थी वो तो एक अलग सब्जेक्ट है। चलिए मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, फिर मैं आऊंगा युवा पीढ़ी से सवाल समझने की कोशिश करूंगा। आप एक बजटीय आवंटन समझ लीजिए। हमारे देश में ये सरकारी आंकड़े हैं, 2000 से ज्यादा आरओबी और आरयूबी हैं जिनके लिए 64,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। वही सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 34,500 करोड़ रुपए की है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे 2016-17 के बजट में उस 34,500 करोड़ के बदले सिर्फ 2400 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, 1% से भी कम। ये गंभीरता है क्या जेटली साहब? आपने मुझसे जी, आपसे मैं आपसे केवल इतना बोलना चाहता हूं, 1% से भी कम बजटीय आवंटन है जितना जरूरी है उसको। बिल्कुल नहीं। आप ये देखिए, मैंने आपसे सबसे पहले, आप बजट की बात करते हैं, एलोकेशन की बात करते हैं, एलोकेशन के बाद क्या क्या होता था उसकी बात करते हैं। कंपैरिजन तो कीजिए कम से कम जी। ये तो बताइए कि पहले क्या होता था और आज 3 सालों में क्या करके दिखाया हमने। हम ये कहते हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं दे पाएंगे तो आप रेलवे को आगे कैसे बढ़ाएंगे? आपने रेलवे को सीमित रखा हुआ था 1960 के से बाद। एक भी बात बताए ना राजीव त्यागी जी, जो इन्होंने सिक्योरिटी को लेकर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए की हो, 1960 से लेकर अगर कुछ किया तो वो तो पवन जी जानते होंगे जो चंडीगढ़ बैठे हैं, या राजीव त्यागी जी जानते होंगे जो इस चैनल पर बैठ के बताएंगे। हम ये कहना चाहते हैं, हमने प्रूव करके दिखाया, हमने ये दिखाया कि रेलवे में कैसे बदलाव हो सकते हैं। इसरो के साथ हम टाई अप कर रहे हैं ताकि रेलवे की सिक्योरिटी को का भी हम जो है मापदंड है वो तय कर सके। हम जब सिक्योरिटी 3.5 साल बीत चुके हैं, अभी तक टाई अप हो रहा है। राजीव त्यागी कुछ कहना चाहे? देश के साइंटिस्ट को सवाल सिर्फ ये है कि 3.5 साल बीत चुके हैं। गंभीरता को समझिए। सिक्योरिटी के जो बुनियादी सवाल है वो ये कि क्या रेलवे में सुधार के लिए 3.5 साल का वक्त कम था क्या? त्यागी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? त्यागी जी देखिए, जो मेरे मित्र कह रहे हैं यहाँ बैठ करके, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आप दूसरों पे आरोप लगाते हैं और जब आप सरकार में होते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप कार्य अगर नहीं कर पा रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। कंपैरिजन तो कर रहे हैं, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में मत जाइए। ब्रॉड लाइन मैंने तो बताया कि 1219 लाइन है टोटल। त्यागी जी आपको भी रोक रहा हूं। एक बार पहले हम जनता क्या कुछ सोचती है और जनता की क्या उम्मीदें हैं, उन सवालों को लेते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा एम्प्लॉय हमारे भारतीय रेलवे के पास हैं, और ये अभी से नहीं 3 साल पहले भी थे, कांग्रेस के ज़माने में भी। फिर भी ऐसी क्या कमी रह गई है कि जो है हमारा रेलवे जापान से अब भी पीछे है, और अब भी हम मेट्रो या बुलेट ट्रेन जो है उसके बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं। ये सवाल मैं दत्त साहब से पूछूंगा। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, मेरा सवाल ये है कि सर ये मतलब ये कमा नहीं जानती है, या मतलब पैसे बढ़ा देती है हर बार, मतलब ये कुछ सुविधा भी देगी लोगों की जान के लिए, मतलब कुछ? ठीक है, ये बुनियादी सवाल।
सर अभी मैं जस्ट 3-4 दिन पहले 3rd AC से 2810 रुपये की टिकट करा के आ रही हूँ। उसमें भी सर जो वहाँ स्पीपर हैं वो कहते हैं कि हमें कुछ पैसे दे दे, ये दे दे, फिर भी मेरी ट्रेन 2 घंटे लेट थी। तो मुझे बस ये जानना है, आप 2810 रुपये भी ले रहे हैं, स्पीपर भी हमसे पैसे मांग रहे हैं, बट कहाँ तक हम टाइम पर पहुँच पा रहे हैं जहाँ हमें पहुँचना है। राजीव त्यागी साहब, आपसे समझने की कोशिश करूँगा। आप मौजूदा सरकार पर एक के बाद एक लगातार सवाल खड़ा कर रहे थे। बहुत लंबे समय तक आप सत्ता में रहे, रेल मंत्रालय आपके पास रहा है, लेकिन बहुत सारे राज्य खासकर पूर्वोत्तर के ऐसे थे जिनकी राजधानियों तक में ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई थी। आप जब सत्ता में थे तो आपके रेल मंत्री पर आरोप लगता था कि वो अपने जिले या अधिकतम सिर्फ अपने राज्य के बारे में सोचते हैं जब रेल बजट पेश करते हैं। आपने अपने रेल बजट में ऐलान किया कि हम वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाएंगे, बाद में पता चला कि आप फैसला अपना वापस ले रहे हैं। आपकी जो कमेटियां बनी और उन्होंने जितने पैसे की ज़रूरत बताई उस पर आपने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। जब हम रेलवे को लेकर जवाबदेही की बात करते हैं, गंभीरता की बात करते हैं, क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि जब आप सत्ता में थे आप ईमानदार थे? मैं ऐसे और उदाहरण गिरा सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल कह सकता हूँ कि हम ईमानदार थे। अभी चाइना का जिक्र किया किसी महानुभाव ने। चाइना की जो इकनॉमी है 11.5 ट्रिलियन की इकनॉमी है, हमारी 2 ट्रिलियन की इकनॉमी है। तो चाइना और भारत में तो ये बेसिक अंतर है, इकनॉमी का लेकर के बेसिक अंतर। अभी सीएजी की रिपोर्ट ने 21 जुलाई 2017 को सीएजी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा जूम कर दे। रेलवे में परोसा जा रहा खाना इंसानी इस्तेमाल के लायक नहीं, सीएजी रिपोर्ट। ये देश की सीएजी संस्था की रिपोर्ट है जो कि अभी 21 जुलाई 2017 को आई है। वासुदेव आचार्य साहब रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, ऐसी रिपोर्ट वो भी पेश कर चुके हैं सत्ता में जब आप थे। मैं उसका जवाब देता हूँ। काकोत्तर कमेटी सिफारिशें आई थी, 2013 में आई थी, 2014 में हमारी सरकार चली गई थी। काकोदकर कमेटी ने रेलवे की सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मांग की थी। हमारा सवाल है कि जब आप किराए में 70% इजाफा कर चुके हैं, 3 साल में आपने किरायों में 70% इजाफा किया हुआ है। 3 साल में 1219 जो रेलवे के ट्रैक्स हैं, 1219 जो रेलवे सेक्शंस हैं, उसमें से 40% सेक्शंस में 100% से ज्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने कहाँ नई ट्रेन्स डाली हैं, कहाँ नई रेलवे ट्रैक्स डाले हैं, ये हमारा प्रश्न तो है। अलग बात, 70% इजाफा करने के बाद किराए में आपने कौन-कौन सी नई सुविधा दी? उन्होंने किसी नई योजना का ऐलान नहीं किया और इसकी सराहना भी की गई। राजीव जेटली साहब, ऐसा ही सवाल आपके लिए भी है। सर, स्मॉग से इस वक्त पूरा दिल्ली एनसीआर नहीं बाकी उत्तर भारत के कई राज्य परेशान हैं। ट्रेन लेट चल रही है, कोहरा आने वाला है, एंटी फॉग डिवाइस ट्रेन में लगाई जाएंगी, इसको लेकर चर्चा बहुत लंबे समय से हो रही है इस देश में। मेरे पास सरकारी आंकड़े हैं जो कहते हैं कि अब तक सिर्फ 1381 ट्रेन में एंटी फॉग डिवाइस लग सकी है, उस देश में जहां पर 12,000 से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन चलती हैं। ये स्थिति है, ये गंभीरता है। एंटी फॉग डिवाइस लगाना भी रॉकेट साइंस है क्या जो बीते 3.5 साल में नहीं हो पाया? ये एक अच्छी बात है आपकी डिबेट में आज, इसलिए मुझे ज़्यादा दिलचस्पी हो रही है क्योंकि आप जब डिबेट कर रहे हैं तो आज वो प्रश्न उठा रहे हैं। या तो आप ये कहें, जैसे राजीव त्यागी जी से आपने बहुत सारे प्रश्न पूछे, उनके जवाब भी लिए और हर जगह पे फेलियर नजर आ रहा है। आप ये पूछ रहे हैं कि वो तो फेलियर था, लेकिन आप क्या कर पाए? जब मैं कह रहा हूं आप भी फेल ही है ना इस मोर्चे पर। मैं यही बता रहा हूं, आपने बहुत लंबा वक्त दिया, उन्होंने पूरा बिल्कुल आपके पास भी वक्त, उन्होंने पूरी स्पीच दी अपनी। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम बार बार, मैंने 3 बार इस बात को रखा लेकिन तीनों बार वो बात काट दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कंपैरिजन के साथ तो आपको आना होता है। हम 3 साल वर्सेस 70 साल की बात कर रहे हैं और 3 साल में आप ये कह रहे हैं जो 70 साल में नहीं हुआ वो आपने 3 साल में कितना करके दिखाया। हमारी यही रेलवे है। जब हम बजट एलोकेशन की बात करते हैं, जब सेल्फ जनरेशन पैसा जब रेलवे अपना जनरेट करती है, रेलवे अपने आप एक इंडस्ट्री है, रेलवे को इंडस्ट्री नहीं समझा गया, रेलवे को एक साधन समझा गया। ठीक है, मैं वन्ना जी आपके पास भी आऊंगा। बात कीजिए सर, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। मेरे पास आंकड़े हैं खाने में शिकायतों को लेकर, ये पिछले 2013 से 2015 तक के आंकड़े, 2 साल आप भी रहे सत्ता में। 18,000 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं खाने की गुणवत्ता को लेकर, जो मुद्दा भी वन्ना जी उठा रही थी। 5,778 को चेतावनी देकर छोड़ दिया, 7,382 को ना के बराबर जिन पर जुर्माना लगाया गया और सिर्फ 6 ठेकेदार थे जिनके ठेके निरस्त हुए 18,000 शिकायतों के खिलाफ। यहाँ पर तो बजट की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल नहीं, इसके ऊपर पूरे कदम पीयूष गोयल जी हमारे माननीय रेल मिनिस्टर ने इसके ऊपर बिल्कुल साफ बोला। आज तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप तो ट्रेन में बैठे बैठे कंप्लेंट कर सकते हैं। भाई पहले तो सुनवाई नहीं होती थी, अब तो आप ट्रेन से बैठकर ट्वीट करेंगे और सीधा रेल मिनिस्टर के पास जाता है। उसी दौर लोग ट्वीट करते हैं केवल प्रधानमंत्री के पास जाता है। अरे आज प्रधानमंत्री सीधा उस यात्रियों के साथ जुड़े हुए हैं जो पहले काट दिए जाते थे। हम ये कह रहे हैं
क्वालिटी मैनेजमेंट पीयूष गोयल जी ने बहुत स्पष्ट किया कि हर मापदंड तय किए जा रहे हैं। हाँ, उस टेंडर के अंदर किस तरीके की क्वालिटी, किस तरीके के मापदंड, किस तरीके की पेनल्टी उन पे लगानी थी, वो इग्नोरेंस उनकी थी या वो इग्नोरेंस स्पॉन्टेनियस थी, ये कैसे थी, वो सारे मापदंड चेक करने के बाद क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी, फूड क्वालिटी के साथ भी किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा। खाने की गुणवत्ता, सर इसमें भी कहीं बजट बाधा बनती है या इस सवाल ईमानदारी का है? खाने की गुणवत्ता में जो बजट बाधा बनती है वो बड़ी सिंपल है। आप हर चीज़ को सरकारी विभागों में लोएस्ट स्टैंडर्ड पे देते हैं, और जब आदमी लोएस्ट स्टैंडर्ड डालता है तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता रहती है कि कहाँ पैसा बचाऊंगा मैं। लेकिन दत्त साहब, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, बार बार ये कहा जा रहा है कि देखिए किराया बढ़ाना होगा तभी रेलवे की हालत सुधरेगी, लेकिन फिर बजटरी सपोर्ट कहाँ आता है, जिसका जिक्र अभी वंदना जी कर रही थी कि आप अगर 50,000 करोड़ रुपये देते हैं केंद्र के स्तर पर तो क्या वही पर्याप्त मदद है? दत्त साहब देखिए, मेरे साथी ने कहा कि इंडस्ट्री है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, भू संरचना है, जैसे रोड है। सड़क का पैसा आपने 4 लाख किलोमीटर रोड थी 1950 में, आप 48 लाख किलोमीटर रोड है। 60,000 किलोमीटर रेलवे थी, आप 67,000 किलोमीटर रोड। उसी अनुपात में जाते तो 7 लाख किलोमीटर रेलवे होनी चाहिए थी। तो अगर पहली बार सरकार ने कहा ये संरचना है, हम इसके मामले में फ़ायदा नुकसान नहीं देखेंगे, इसको लगाएंगे, बिल्कुल, इसीलिए बजट समाप्त हुआ। और जो ऑपरेटिंग रेशियो की बात करते हैं, इसको मुनाफे पे मत डालिए, जिसमें मोहब्बत है, ये तो संरचना है जो कि मल्टीप्लायर फैक्टर, और ये सब विशेषज्ञों ने माना, आपके बजट पेपर में भी है कि अगर 1 रुपया आप रेलवे में लगाते हैं तो 3 रुपए के बराबर है। मनोज गेहराल साहब, ये जो रेलवे का आर्थिक पूरा तस्वीर है, सर सिनेरियो है, ये मैं आपसे समझना चाहूँगा, किराया बढ़ाने के अलावा भी क्या कुछ और विकल्प हो सकते हैं? जैसे हम बजटरी सपोर्ट की बात कर रहे हैं, जैसे हम पीपीपी मॉडल की बात करते हैं, कॉस्ट शेयरिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी यूपीए में, जिसमें कहा गया कि राज्य आगे आएँ और वो अपने राज्यों में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, साझीदार बने आर्थिक मोर्चे पर। ऐसे मॉडल भी तो हो सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि जब हम लोग 8 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें तो केंद्र सरकार की ही भूमिका होगी। राज्य सरकारों की हालत आज की डेट में इतनी अच्छी नहीं है। और जहाँ तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उस समय आता है जब जब पूरे के पूरे देश की इकोनॉमी की हालत अच्छी हो और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हो। आज की डेट में भी पिछले 5 साल में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया है जिस लेवल पे आना चाहिए निवेशकों के मन में। हाँ, निवेशकों के मन में वो नहीं आया है, और ख़ास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जहाँ की रिटर्न काफ़ी टाइम के बाद आते हैं, काफ़ी लंबे टाइम के बाद आते हैं, ऐसे में तो इन्वेस्टमेंट आना और भी ज़्यादा मुश्किल है। आज की डेट में देखिए, हमारे बैंक्स के एनपीएस की हालत ख़राब है, जितनी कंपनियां हैं सबकी फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट है वो सारी की सारी स्ट्रेस्ड है। तो ऐसे में कौन उनको लोन देगा, कौन उनको फंड देगा ताकि वो इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। तो अब मैं एक छोटा सा और आपको उदाहरण दूंगा जी। ये इस बारी बजट में एक राष्ट्रीय संरक्षा, रेल संरक्षा, हाँ जी रेल संरक्षा फंड की उन्होंने घोषणा करी थी। उसमें बोला गया था कि 1 लाख करोड़ का ये फंड होगा और इसमें से एक साल में 20,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। गवर्नमेंट ने सीड मनी सिर्फ 1,000 करोड़ दिया, उस कारण आधे से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर बीत चुका है और ये जो सेफ्टी के लिए जो बहुत बड़ा कदम था उसमें कुछ हुआ ही नहीं हुआ। आप करें कि 1 लाख करोड़ जरूरी था, 20,000 करोड़ आवंटन होना हुआ और 1,000 करोड़ सिर्फ जारी 20,000 करोड़ उन्होंने बोला कि आवश्यकता है एक साल में जी। लेकिन गवर्नमेंट ने जो सीड मनी दिया वो सिर्फ 1,000 करोड़, केवल 1,000 करोड़ है, 1%। हाँ जी, ठीक है जेटली साहब, आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले श्रीवास्तव जी आपसे समझना चाहूंगा। सर, हम जब देखते हैं रेलवे की स्थिति में सुधार के लिए अब तक कदम क्या उठे, तो 1962 में कुंजरू कमेटी बनी, 1968 में वांचू कमेटी बनी, सीकरी कमेटी बनी, खन्ना कमेटी बनी, काकोदकर कमेटी का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, उसके बाद भी ढेरों कमेटियां बनी हैं। दरअसल में इन कमेटियों की सिफारिशों पर अब तक काम क्या हुआ आपके हिसाब से? नहीं, कमेटी बहुत बनी है, सब कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी हैं, लेकिन काम कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है। जो दिक्कत पैसे की बात हर जगह हो रही है वो दिक्कत पैसे की है। इन्वेस्टमेंट इम्प्रूवमेंट करने के लिए, सुरक्षा बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, साधन चाहिए। लेकिन वो सपोर्ट गवर्नमेंट से समझना चाहूँगा, यहाँ पर बात सरकार की प्राथमिकता को लेकर भी है कि 6 अरब यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा प्राथमिकता में है, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए थे 2012 की सिफारिश के हिसाब से, और 1,000 करोड़ रुपए जारी हुए हैं जैसा गैरोला जी बता रहे हैं। या फिर आप बुलेट ट्रेन बनाते हैं जिसके लिए आप 80,000 करोड़ रुपए विदेश से कर्ज भी ले आते हैं। वंदना सिंह जी। अनुराग जी, आज की ज़मीनी हकीकत ये है कि हमारे देश में अभी भी ऐसे कई शहर हैं जहाँ पे ट्रेन की सुविधाएं नहीं हैं।
अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, मध्य प्रदेश में आ जाइए आप, एक वहाँ छोटी सी जगह है, वहाँ का मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, सीधी। वहाँ पे आज की तारीख में संसदीय क्षेत्र है सीधी, जी संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पे ट्रेन स्टेशन नहीं है, वहाँ पे पटरियाँ नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई सुविधा है। वहाँ पे कहा गया कि जी हम ट्रेन स्टेशन बनाएंगे और वहाँ पे ट्रेन की सुविधाएं देंगे, और बजट क्या दिया गया? 5 करोड़। 5 करोड़ में आप एक बस स्टैंड बना के मुझे दिखा दीजिए, ये कौन सी बात है? बिल्कुल, यहाँ पर युवा पीढ़ी क्या सोचती है, एक बार उनके सवालों को फिर से लेंगे और उसके बाद त्यागी जी से और जेटली जी से सवाल समझने की कोशिश करेंगे और समाधान भी जानेंगे तमाम जानकारों से। सर मेरा सवाल ये है कि हमारी जो मौजूदा सरकारें होती हैं वो आगे की चीज़ों को तो देखते हैं कि बुलेट ट्रेन लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, लेकिन जो हमारे पास पहले से ही सुविधाएं हैं उनमें अपग्रेड क्यों नहीं करती और उनमें ही सुधार क्यों नहीं करती? सर मेरा सवाल जेटली जी से है। सर हम हमेशा जब रेल की बात होती है तो हमेशा किराए को एक प्राथमिकता क्यों देते हैं? सर हम पैसेंजर की सुविधा और उसकी सुरक्षा को प्राथमिकता क्यों नहीं देते हैं? मेरा सवाल जेटली जी से है कि ऐसा आप अभी आंकड़े गिना रहे थे सर, जिनके परिजन मरते हैं ना वो आंकड़े ही देखते हैं, सब सुविधा और सुरक्षा पे वो देखते हैं। आप किराया बढ़ा रहे हैं लेकिन सुरक्षा क्या दे रहे हैं सर? जेटली साहब, ज़्यादातर सवाल आपसे हैं और सवाल प्राथमिकता से जुड़ा है कि प्राथमिकता में बुलेट ट्रेन है या फिर बाकी यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा। संक्षेप में जवाब। प्राथमिकता में बुलेट ट्रेन भी है, सेमी स्पीड ट्रेन भी है, और मैं जब सुरक्षा की बात कहते हैं, हमें पटरियों की सुरक्षा, हमें प्लेटफॉर्म की सुरक्षा, हमें हर वो सुरक्षा, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से लेके आनी होगी। केवल पैसा दे देने से अगर सुरक्षा बढ़ती होती तो मुझे लगता है इस देश की रेल जो है आज सबसे बेहतर रेल होती। त्यागी जी, एक चीज़ मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, रेलवे की दुर्दशा को लेकर जो तमाम लोग यहाँ पर हम चिंता जाहिर कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे एक वजह ये भी है? उदाहरण मैं आपको देता हूं, साल 2012 दिनेश त्रिवेदी रेल बजट पेश करते हैं, किराए में इजाफा करते हैं, 1 घंटे के अंदर खबर आती है कि रेल मंत्री को पद छोड़ना होगा, और उसके बाद दिनेश त्रिवेदी के बाद मुकुल रॉय, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन बंसल, सीपी जोशी, प्रधानमंत्री कार्यालय, फिर पवन बंसल, फिर सीपी जोशी, ये जो एक क्रम चलता है साल 2014 तक, मतलब आप 2 साल में देश को 5 या 6 रेल मंत्री दे देते हैं, हालात वहीं से बिगड़ जाते हैं। राजीव त्यागी जी, देखिए, सरकारों का तुलनात्मक विश्लेषण जब जनता करती है सुविधाओं के मामले में तो निश्चित रूप से एक बात पाती है कि कांग्रेस सरकार ने बेहतर सुविधाएं देश को दी रेलवे के मामले में। लेकिन यही सवाल राजीव जेटली जी आपसे भी है। 2014 में आप सत्ता में आते हैं, सदानंद गौड़ा को रेल मंत्री बनाते हैं, फिर आप सुरेश प्रभु को लाते हैं, सुरेश प्रभु को रेल मंत्री बनाते हैं, अब आप पीयूष गोयल को चार्ज दे देते हैं रेल मंत्रालय का। 3 साल में 3 रेल मंत्री तो आपने भी दे दी, अंतर है कहाँ? देखिए, यही फर्क है कांग्रेस में और हमारे में। कांग्रेस ने जब रेल मंत्री बदले थे तो उसकी वजहें पवन जी बताएंगे और चंडीगढ़ बताएगा, लेकिन हमारी जो वजहें थी, अपग्रेडेशन थी, जब हम इस चर्चा के अंदर भी बैठ के कहते हैं तो कंपेरिजन तो सुरेश प्रभु कामयाब नहीं थे, सदानंद गौड़ा कामयाब नहीं थे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सुरेश प्रभु जी के कार्यकाल के अंदर जो हमने कार्य करे, उस कार्य को हम 70 साल के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। हम मुद्दे देखिए कैसे हैं। औसतन 2012 से 2017 तक आपको लगता है कि इससे भी मुश्किलें बढ़ी हैं रेलवे की? निवेशकों में भी एक सख्त संदेश नहीं गया कि हालात सुधरे रहेंगे? जी हाँ, देखिए, ये 2012 का जो दौर है वो दौर ये था कि जिस समय पूरे इंडिया में 2G स्कैम, कोल स्कैम, ये सारी चीज़ें थी, और ऐसे में मंत्री का हर 6 महीने में चेंज होना या 5 महीने में चेंज होना, ये तो कोई भी इन्वेस्टर है उसमें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट्स देगा जी। वो बोलेंगे कि भाई एक तरफ तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट का माहौल नेगेटिव है, हर तरफ करप्शन है चारों तरफ, और उसमें से अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है और उस डिपार्टमेंट में स्टेबिलिटी नहीं है तो पॉलिसी भी ऐसे चेंज होगी। बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहूँगा, माफ़ कीजिए गैरोला जी, आपको रोक रहा हूँ बीच में। मौजूदा सरकार कह रही है कि हम 2020 तक रेलवे की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल देंगे, आपके हिसाब से सुझाव क्या, कैसे बदलेगी रेलवे की तस्वीर? देखिए, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए जो कि क्षमता को बढ़ाए, और सभी और कार्य होना चाहिए, हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड। देखिए, टेक्नोलॉजी वही है। आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपने अहम सुझाव साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी युवा पीढ़ी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अहम सवाल किए और सरकार की नीति निर्माताओं की जवाबदेही तय की। तो फिलहाल इंडिया बोले में बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में रेलवे बुनियादी सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान दें। नमस्कार।